नमस्कार। मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत जाक देरिदा की साहित्य दृष्टि पर विचार करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के उपरांत आप जाक देरिदा के लेखन से परिचित हो सकेंगे, साहित्य के बारे में देरिदा के विचारों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, देरिदा से संबंधित विवादों के बारे में जान सकेंगे, वर्तमान और आगामी आलोचना पद्धति पर उनकी साहित्य दृष्टि के प्रभाव जानेंगे और साहित्य में विखंडन प्रक्रिया की पद्धति की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक जाक देरिदा का जन्म 15 जुलाई 1930 में फ्रांस के अल्जीरिया में हुआ। एक दार्शनिक के रूप में उनका महत्व फ्रांस में हेडेगर और मिशेल फूको के बराबर माना जाता है। सुधीश पचौरी के अनुसार विखंडन के जरिए देरिदा ने पाठ को पढ़ने की नई जनतांत्रिक रणनीतियां बताई। भाषा की अर्थ मीमांसा, विखंडनवाद, उत्तर संरचनावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के संदर्भ में देरिदा का ये जो चिंतन है वो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्पीच एंड फेनोमेना ऑफ ग्रामेटोलॉजी और राइटिंग एंड डिफरेंस। जाक देरिदा मूलतः साहित्य आलोचक नहीं थे, वो दार्शनिक थे और दर्शन के क्रम में उन्होंने साहित्य पर भी बात की। और सही अर्थों में कहा जाए तो वो एक तरह से भाषा दार्शनिक थे। भाषा के बारे में देरिदा ने भाषा पाठों के बारे में नए ढंग की उन्होंने बातें की और उनके चिंतन का अन्य क्षेत्रों पर भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। राजनीति शास्त्र पे पढ़ा, दर्शन पर पढ़ा, इतिहास पे पढ़ा, मनोविज्ञान पे पढ़ा, नृतत्व शास्त्र पर पढ़ा और स्वयं व्याकरण और भाषा विज्ञान पर तो उनका प्रभाव पड़ा ही था। साहित्य और दर्शन दो उनके कार्यों के मुख्य क्षेत्र है और हमारा संबंध उनके साहित्य संबंधी चिंतन का है। लेकिन इस संदर्भ में भी हमें ये जानने और समझने की ज़रूरत है कि वो मूलतः साहित्य समालोचक नहीं थे, दार्शनिक थे और उनका वही महत्व था। और उनका दर्शन का जो संबंध है वो अर्थ मीमांसा से उसका संबंध जोड़ा जाता। वे सच्चूर की मान्यताओं से बहुत प्रभावित थे और जो आधुनिक भाषा विज्ञान, जो संरचनावादी भाषा विज्ञान जहाँ से प्रारंभ हुआ था, उस सच्चूर से बहुत उनका चिंतन प्रभावित है। लेकिन बाद में उन्होंने सच्चूर की संरचनावादी मान्यताओं का खंडन किया। सिर्फ दर्शन की व्यवस्था समझने के लिए उन्होंने सच्चूर की मान्यताएं अपनाई। उत्तर आधुनिक दार्शनिकों द्वारा आधुनिक भाषा विज्ञान का जो विकास किया उससे अर्थ मीमांसा को भी एक नया उत्तर संरचनावादी रूप सामने आया। इससे उत्तर संरचनावादी अर्थ मीमांसकों के दो समूह खास तौर से प्रभावित हुए, जिसमें से एक का प्रतिनिधित्व देरिदा करते थे और दूसरे का रिचर्ड रोर्टी करते थे और जो अमेरिका में थे। जब देरिदा अमेरिका में गए थे तो रोर्टी से उनका परिचय हुआ और दोनों की जो मान्यताएं हैं वो एक दूसरे के पूरक के रूप में भी जानी जाती है। देरिदा का जो विखंडनवाद है वो मूलतः अनिश्चयात्मक है, उसमें अंत तक अर्थ पता नहीं चलता। और रोर्टी का जो विखंडन है वो संदर्भगत अर्थ में विखंडन वो करते हैं। तो थोड़ा सा इनके बीच में मतभेद है, लेकिन कुछ मूलभूत मुद्दों पर दोनों में समानताएं हैं और कुछ असमानताओं के बिंदु है। विखंडन अन्य सभी ज्ञानाश्वासनों की तरह साहित्य को भी एक भाषा पाठ मानता है। इससे साहित्य का सृजन धर्मी वैशिष्ट्य नष्ट हो जाता है। शायद इसीलिए इस संकट के आते ही साहित्य के अंत की बात रोलां बार्थ ने जो कही थी वो मुखर संकट के रूप में चर्चा के केंद्र में आ गई। और इसके कारण कहा कि जब सब चीज़ का अंत हो रहा है तो साहित्य को बचाने के लिए इस विखंडन से दूर रहने की जरूरत है। इसलिए कहा कि ये जो विखंडनवादी जो दृष्टि है ये साहित्य के लिए उपयोगी है ही नहीं। अनेक आलोचकों ने इस विखंडनवाद को कहा कि ये साहित्य में इसे काम में न ले जाने चाहिए। हालांकि इसमें साहित्य में जो अनेक प्रकार के अर्थ होते हैं, संदर्भगत अर्थ होते हैं, मिथकीय अर्थ होते हैं, लोक जीवन के कुछ अर्थ होते हैं, बहुत सारे जो बहुविकल्प अर्थों का भरा रहता है, उन बहुविकल्प अर्थों के विखंडन द्वारा ही उसको समझाया जा सकता। देरिदा पे विवाद पर विवाद जिसे कहना चाहिए कि वो रहे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध आलेख स्ट्रक्चर, साइन एंड प्ले में परंपरागत दर्शनों के मुख्य अंतर्विरोध वाली धारणा को खंडित कर अंतर विरोधों के सिलसिले को जगह दी और इसे उन्होंने प्ले यानी खेल का कहा। और इसके बाद संरचनावाद का अंत और उत्तर संरचनावाद के विकास की संभावना दिखी।
दर्शन में एक होता है कि ये एक मुख्य शत्रुता, मुख्य अंतर्विरोध है, और जो मार्क्स के चिंतन में भी मिलता है कि समाज का एक मुख्य अंतर्विरोध होता है और कुछ एक गौण अंतर्विरोध होता है। तो दरिदा ने कहा कि ये मुख्य अंतर्विरोध की जो धारणा है यही गलत है, बल्कि अंतर्विरोधों का समूह है। कई प्रकार के अंतर्विरोध होते हैं, इन अंतर्विरोधों के साथ रचनाकार भी खेलता है और आलोचक भी खेलता है। इसका संबंध उन्होंने खेल से जोड़ा, और खेल से जोड़ते ही एक प्रकार से आलोचना के अंदर जीवंतता आ गई। और फिर साहित्य का अंत, इतिहास का अंत जो फुकुयामा ने कहा, या ईश्वर का अंत जैसे वर्गीकरण आया, और जिसमें बाद में कहा कि ये मनुष्य का भी अंत है। दरिदा ने हालांकि बाद में इस तरह के सरलीकरण का विरोध किया, लेकिन एक तरह से हर चीज के अंत की घोषणा की गई, और ये अंत की घोषणा होने पर जब साहित्य का ही अंत है तो आपके इस सिद्धांत का भी क्या मतलब है, आपके सिद्धांत का भी अंत माना जा सकता है। इसलिए वो अपने आप को कई बार इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास से परे जाते हैं, इतिहास का विखंडन भी करते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा जो चिंतन है वो इतिहास केंद्रित चिंतन। यूरोप में 1960 के आसपास पश्चिम की संस्कृति की पतनशीलता की बहुत गहरी चर्चा होने लगी थी, और ये माना जाने लगा था कि पश्चिम की जो संस्कृति है वो इस पतनशील है। दरिदा भी मानते थे कि ये संस्कृति पतनशील है, और इस पतनशील संस्कृति अपने आप अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अपने अर्थ को जोर दे करके स्थापित करती है। इसलिए इसका विखंडन जरूरी है, सत्ता का विखंडन जरूरी है, पश्चिम का विखंडन जरूरी है, मर्द संबंधी जो संस्कृति है उसका विखंडन जरूरी है, और जो मुख्य जिसको मुख्यार्थ माना जाता है उसका विखंडन जरूरी है। और चूंकि इसका कारण जो माना जाता है कि असल में दरिदा यहूदी थे, और अल्जीरिया में जो फ्रांस के अधीन उस समय था अल्जीरिया, वहाँ पर ये रहते थे, तो उनको इस 2 स्कूलों से निकलना पड़ा। एक स्कूल में तो एक दिन गए और दूसरे दिन उनको कह दिया कि आप घर जाओ, क्योंकि एक निश्चित मात्रा में यहूदियों का ही प्रवेश उसमें मिल सकता था। दूसरी स्कूल में भी उनको प्रवेश नहीं मिला। तो एक तरह का ये पीड़ा, एक तरह से हाशिए के समाज में रहने की जो ये पीड़ा स्वयं दरिदा ने महसूस की थी, और इसलिए उन्होंने पूरा सिद्धांत ही बनाया कि जो हाशिए का अर्थ है और जो हाशिए का समाज है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसे केंद्र में लाना चाहते थे। तो एक तरह का एक व्यक्तिगत जीवन का अनुभव तो था ही, उसे उन्होंने सिद्धांत का रूप देकर के दर्शन के स्तर पर ले गए कि हाशिए की चीजें कम महत्वपूर्ण नहीं है, हाशिया भी बहुत महत्वपूर्ण है, हाशिए के लोग महत्वपूर्ण वो है, और हाशिए का अर्थ महत्वपूर्ण है जिसको जो है दबाया जाता है। और ये दबाना ये तानाशाही है, इसको मुक्त करना माने ये प्रजातांत्रिक है। और इस अर्थ में जो विखंडनवाद है वो साहित्य के पाठ का एक प्रजातांत्रिक तरीका। दरिदा के अनुसार साहित्य का स्वरूप क्या है, अगर हम इस पर विचार करें तो दरिदा के अनुसार साहित्य भाषा पाठों का समुच्चय है जो विखंडन है, विखंडनीय। अब यहाँ वो दरिदा एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि भाषा पाठ के बाहर कुछ होता ही नहीं, जो कुछ होता है वो भाषा के पाठ के अंतर्गत होता है। अगर कोई चीज पाठ के अंतर्गत नहीं है तो वो अनुपस्थित रह करके भी वो पाठ के भीतर रहती है। और भाषा पाठ सिर्फ व्याकरण तक सीमित नहीं, उसको बहुत विस्तार से इन्होंने बताया कि जो आपकी जो मुद्राएं, मान लीजिए आपने एक वाक्य बोला, आप कैसे हैं, इस वाक्य को आपने एक तथ्यात्मक तरीके से बोल दिया तो एक अर्थ है, और अगर आपने मुस्कुरा करके व्यंग किया और कैसे हो, तो यहाँ पे ये जो पाठ आया, ये पाठ सिर्फ उन शब्दों पे नहीं है, शब्दों से परे है। इसलिए शब्दों के परे का जो अर्थ है, जो बाहर का जो अर्थ है, जो मुद्राओं से और आपके संदर्भ से जो अर्थ निकलता है, वो अर्थ भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसका विखंडन करने की जरूरत है। और इसीलिए दरिदा ने कहा कि साहित्य पाठ भाषा पाठ, और भाषा पाठ के बाहर कुछ नहीं होता है। इसको जो आलोचक थे उन आलोचकों ने कहा कि ये दरिदा का बड़ा खराब गलत मान्यता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें भाषा में नहीं आती, बहुत सारी चीजें शब्दों में नहीं आती। दरिदा कहते हैं कि जो शब्दों में नहीं आती वो भी शब्दों का ही भाग होता है, वो भी पाठ का ही भाग होता है। इसलिए पाठ को सिर्फ व्याकरणिक अर्थ में, शाब्दिक अर्थ में ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। एक बात तो ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि कुछ चीजें होती है जो जिसे बायोनरी अपोजिशन जिसको कहते हैं, द्वंद्वात्मक तरीके से हम चीजों को समझते हैं, एक दूसरे के विरोध के द्वारा समझते हैं, जिसकी तरफ सशूर ने इशारा किया था। जैसे उदाहरण दरिदा ने कुछ चीजों का दिया है कि मान लीजिए आप भाषण देते हो, तो एक तो आप मुंह से भाषण देते हो, फिर उसी बात को आप लिखते हो, तो भाषण और लेखन एक द्वंद्व हुआ। अब आप इसमें से देखोगे कि भाषण ज्यादा अच्छा है क्योंकि आप तो सामने सामने बोल रहे हो, वहीं आपकी गलती दिखा देंगे। और लेखन में हो सकता है कि आप वो बहुत सारी बातें नहीं लिख पाओ जो आप बोल सकते हो,
तो लेखन और भाषण। इसी तरह से हम अपने शरीर को देखें तो मस्तिष्क है और एक हमारा शरीर है, तो शरीर मस्तिष्क के अनुसार चलता है, तो मस्तिष्क और शरीर का द्वंद्व। इसी तरह प्रकृति का और संस्कृति का, संस्कृति के द्वारा हम इस प्रकृति का को विकसित करते हैं, अपने लिए अच्छा बनाते हैं, ये एक द्वंद्व हुआ। इसी तरह से उपस्थित और अनुपस्थित, एक व्यक्ति उपस्थित है, एक अनुपस्थित है। इसी तरह भीतर और बाहर, इसी तरह रूप और अर्थ, ये द्वंद्व के रूप में हम चीजों को समझते हैं। दरिदा का यहाँ पर कहना है कि जब हम द्वंद्व को समझते हैं तब हम दोनों को बराबर महत्व नहीं देते। जब भीतर और बाहर का जब हम करते हैं तो भीतर वाला ज्यादा महत्वपूर्ण, बाहर वाले का महत्व नहीं है। तो इसी तरह प्रकृति महत्वपूर्ण है कि संस्कृति महत्वपूर्ण है, तो आप संस्कृति को महत्व दे रहे हो, प्रकृति को नहीं दे रहे हो, या प्रकृति को महत्व दे रहे हो, संस्कृति को नहीं दे रहे हो। तो ये जो होता है कि इस जो द्वंद्व होता है, इस द्वंद्व के कारण एक जो अर्थ होता है वो एक अर्थ दब जाता है और दूसरे अर्थ को आप प्रमुखता देते हो। स्त्री और पुरुष में पुरुष का महत्व हो जाता है, तो कहा कि नहीं, स्त्री भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो हाशिए का समाज है। तो प्रमुख समाज और हाशिए का समाज, इसके बीच में भी एक तरह का द्वंद्व होता है। तो पाठ में ये जो द्वंद्वात्मकता होती है, ये जो एक दूसरे की विरोधी जो चीजें होती है, उसमें एक अर्थ को दबाने का और छिपाने का काम ये संस्कृति, ये कल्चर, ये पश्चिमी सभ्यता करती है, और इसका विखंडन जरूरी है। जब तक आप इसका विखंडन नहीं करेंगे तब तक आपको पाठ का पूरा अर्थ समझ में नहीं आएगा। इसलिए दरिदा का जो चिंतन है वो विखंडनवाद दरअसल अर्थ मीमांसी, अर्थ करने की कोशिश करता है कि किस तरह से रचना का अर्थ करें। अब यहाँ पर इसमें आती है जो बहुलता जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए भाषा पाठ के अंदर जो अर्थ है, अर्थ इकहरा नहीं होता। आप जब बात कहते हो कि मैं ईमानदार आदमी, तो जिसका मतलब एक दूसरा अर्थ भी हुआ कि आप ईमानदार नहीं हो, वो उसके अंदर छिपा हुआ, तो ये एक ही अर्थ नहीं है। आप सीधी सच्ची बात नहीं कहते हो, आप जो बात कह रहे हो उसके भीतर एक उसका विरोधी या एक दूसरा अर्थ भी छिपा हुआ होता है और उसे आप प्रकट नहीं करना चाहते। दरिदा विखंडन करके उस अर्थ को प्रकट करना चाहते हैं, और इसलिए साहित्य में ये जो विखंडन है ये बहुत ही जरूरी है। इसी तरह से कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ हमने मान लिया, जिसमें वो कहते हैं कि ईश्वर, प्रकृति, मनुष्य, ये जो है इसका एक ही अर्थ नहीं है जो अर्थ दे दिया, इसमें कई प्रकार के अर्थ छिपे हुए हैं। कांकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लिवी चुनाए, तो अब ये कांकर पत्थर जोड़कर जो मस्जिद चुनाई और उसको लेकर के जो खुदा का जो व्याख्या कबीरदास करना चाहते हैं, जिसका एक अर्थ ये भी है जो वर्णन किया, दूसरा अर्थ ये भी है कि जो खुदा है वो बहुत बड़ा है, ये उसमें समाहित नहीं हो सकता, खुदा सर्वव्यापी है। तो ये जो अर्थ है वो अर्थ आपके लिए सिर्फ सीमित अर्थ नहीं है जो सिर्फ शब्दों तक में है, शब्दों से परे और शब्दों से बाहर, शब्दों से आगे और शब्दों से पीछे, वो सब महत्वपूर्ण। और जिसको दरिदा कई बार कहते हैं कि जो पाठ में बहुत तरह की चुप्पियां भी होती है, चुप आप आवाज आई नहीं है, वो चुप्पी किसी समय बोलने लगती, इसलिए विखंडन के द्वारा उसका हम अर्थ ग्रहण करते हैं, और ये अर्थ बहुत ही, इसलिए जो भाषा पाठ है वो एक सामान्य भाषा पाठ नहीं है, वो उसका अर्थ जो है वो विकसित होता रहता है, बदलता रहता है, और वो केंद्रीय व्यवस्था के रूप में वो उनका भाषा का जो अर्थ है उसे वो लेते हैं। ये जो है विखंडन की एक प्रक्रिया है। इसकी तरफ भी दरिदा ने बहुत विस्तार से वर्णन किया, जिसमें से एक बात सबसे पहला उनका कहना यह है कि आपको विखंडन करने की जरूरत नहीं है, विखंडन तो अपने आप होता है, समय के साथ स्वयं ये प्रक्रिया घटित होती है, यानी भाषा के समय के साथ भाषा के ऐसे नए अर्थ खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं जो पहले के अर्थों के विघटन का आधार होते हैं। ये एक साहित्यिक कलाकृतियों की आलोचना के बारे में बड़ी बुनियादी धारणा। मसलन आज हम उसी अर्थ में किसी भी रचनाकार को नहीं समझते जिस अर्थ में स्वयं उस जमाने में लिखा हुआ था। प्रेमचंद को प्रेमचंद के जमाने में जो अर्थ हम प्रेमचंद का करते थे वो आज नहीं करते। फणीश्वरनाथ रेणु का आज अर्थ थोड़ा थोड़ा बदल रहा, लेकिन और पहले के रचनाकारों का देखें तो तुलसीदास का अर्थ अब बदल गया है, सूरदास का अर्थ बदल गया है, वाल्मीकि की रचनाओं का जो पाठ विघटन हुआ बाद में तुलसीदास ने जो किया उसके अंदर भी बहुत सारा अर्थ बदल गया। तो हर क्लासिक कृति समय के साथ उसमें से एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है, और ये जो नया अर्थ प्रकट होता है इसको दरिदा कहता है कि ये विखंडन से होता है और ये स्वतः घटित होता है,
और इसके लिए किसी आलोचक की, किसी शास्त्रज्ञ की, किसी चिंतक की जरूरत नहीं है, स्वयं ही कुछ घटित हो जाता है। आप चाहो तो अपने सामने स्वयं प्रकट कर सकते हो। दूसरी बात दरिदा ने कही कि दरिदा अपने समय में विखंडन की जरूरत को इसलिए अपने सम्मुख पाया क्योंकि उनके अनुसार पश्चिमी संस्कृति इस कदर पतनशील हो गई है कि उसका विखंडन जरूरी हो गया। ये जो पश्चिमी संस्कृति है ये साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी तौर तरीकों को अपनाती है और जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, इन तीसरी दुनिया के देशों को दबाती है, उनकी संस्कृति को दबाती है, उनकी सभ्यता को दबाती है, उनकी भाषा को दबाती है। इसलिए इसका विखंडन करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बाद में प्राच्यवादी दर्शन जो है ये इसका विकसित हुआ। और जो एडवर्ड सईद का चिंतन बाद में जब आया तो कहा ये प्राच्यवाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो एडवर्ड सईद का जो चिंतन है वो विखंडन के द्वारा ये आया। तो आपकी आगे आने वाली जो दुनिया है या जो नई आप दुनिया बनाना चाहते हो वो इस पश्चिम के वर्चस्व को चुनौती देती है। और ये चुनौती देने का जो काम है वो आपको करना है विखंडन के द्वारा। और अगर आप नहीं करेंगे तो सारी संसार की सभ्यता और संस्कृति जो है इससे प्रभावित होएगी। इसलिए पश्चिम को पतन से बचाने के लिए भी उसका विखंडन करके उसका जनतांत्रीकरण करना बहुत जरूरी है। और जो विरोधी स्वर है उस विरोधी स्वर को भी आप सुने, ये दरिदा की मान्यता। और इसलिए उसने ये कहा कि ये जो नारीवादी विमर्श भी इस समय विकसित हुए। भाषा का जो मर्दवादी पाठ है कि जो पुरुष वर्चस्व के पाठ भाषा में पाए जाते हैं, दरिदा ने कहा कि नहीं, ये स्त्री का भी एक महत्व है और आपको उस ढंग से भी पढ़ना चाहिए। समय के साथ प्रकट हुई नई संभावनाओं के द्वारा भाषा पाठों में स्वीकृत अर्थों का विखंडन होता है। इसलिए दरिदा ने खुद को एक इतिहास कहना पसंद किया। उनका विखंडन समय के इतिहास क्रम के में विकास से पैदा हुई नई अर्थ संभावनाओं से खुद ब खुद होता है। पर दरिदा अपने विखंडन की प्रक्रिया को इतिहास के ताल पर भी दार्शनिक रूपों ही हमारे सामने रखता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसका जिक्र उन्होंने कहा। फिर उन्होंने ये कहा कि और मार्क्स की भी उन्होंने इसी तरह से आलोचना की और उनके भीतर का, उनकी रचनाओं का विखंडन करके हमारे सामने रखा। और इसीलिए उत्तर आधुनिक समय में जो आतंक है, जो बौद्धिक आतंक है, जो चिंतन का आतंक है, उसकी तरफ भी इन्होंने इशारा किया। साहित्य के भाषा पाठों का विखंडन समय व इतिहास के सिलसिले में पैदा हुई नई चुनौतियों से कैसे खुद ब खुद होता है, इसका सवाल का जवाब उन्होंने इस रूप में दिया कि साहित्य के भाषा पाठ पश्चिमी संस्कृति की बुराइयों से ग्रस्त है। यहाँ पश्चिमी संस्कृति के पतनशीलों का वर्चस्व बनाए रखने वाली भाषा का प्रभुत्व है। वह प्रभुत्व साहित्य के भाषा पाठों की पितृ सत्तात्मक संरचनाओं की तरह देखा जा सकता है। इसलिए ज्ञान विमर्शों की केंद्रिकता के स्थान पर एक तरह से जो खुलापन है, जो बहुलता है, उसकी तरफ आपको देखने की जरूरत है। इसीलिए जो ईश्वर केंद्रित, मर्द केंद्रित, प्रकृति केंद्रित जो चिंतन, जो दर्शन का चिंतन रहा है, उसको उन्होंने कहा कि नहीं, इसे विखंडन की करने की जरूरत है। यहाँ पर दरिदा ने 4 प्रकार से उस विखंडन की प्रक्रिया को या उस अर्थ मीमांसा को, जो उसकी जो है कि कहाँ कहाँ पे अर्थ होता है, उसकी ओर उन्होंने ध्यान दिलाया। एक होता है उनका अनुसार मुख्य अर्थ। मुख्य अर्थ वो होता है जो रचनाकार कहता है या आपको ऊपर सतह में अभिधा के अंतर्गत दिखाई देता है। उसी पाठ के अंतर्गत दरिदा कहता है कि एक भिन्न अर्थ भी होता है, एक अलग अर्थ भी होता है। जैसे मैंने पहले आपको उदाहरण दिया कि मैं ईमानदार हूँ, जिसका एक भिन्न अर्थ है कि तुम ईमानदार नहीं हो, या हर एक ईमानदार नहीं होता। तो ये कई तरह के भिन्न अर्थ होते हैं जो एक ही अर्थ के, मुख्य अर्थ के साथ साथ अपने आप रहते हैं। वो बोलते नहीं, वो चुप रहते हैं, लेकिन हर वाक्य के अंदर, हर पाठ के अंतर्गत ये इस तरह का भाव, इस तरह की चीजें आती है। दूसरा होता है स्थगितार्थ, तो रुक जाता है, इसको अभी आप रोको, अभी हम ये बात कर रहे हैं, तब तक आपका जो अर्थ है उस अर्थ को रोकने की जरूरत है, तो उसको वो कहते हैं स्थगित अर्थ। फिर कहते हैं संस्कारगत अर्थ होता है, हमारे संस्कारों के अंदर बैठा हुआ हो अर्थ, हम उसी संस्कार के अंतर्गत व्यवहार करते हैं। फिर स्रोतार्थ, कोई स्रोत है आपके अर्थ का। ये 4 विखंडन की वो प्रक्रिया बताते हैं। और इन चारों अर्थों को खोज करने के बाद तब वो जो पाठ का जो अर्थ है वो अपने संपूर्णता में आता है। और चूंकि वो अनिश्चयात्मक है, उसका अंतिम अर्थ कौन सा होएगा इसका निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार अर्थ बदलता है और थोड़े समय बाद में उसका और भी अर्थ बदल जाएगा।
तो ये जो परिवर्तनशील अर्थ होता है ये उस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए गौण अर्थ मुख्य अर्थ के प्रभुत्व के कारण सीधे सीधे हमको दमित रूप में दिखाई देता है, और उस दमित अर्थ को खोलने का काम ये कहना चाहिए, ये दरिदा करता है। और इसलिए दरिदा का कहना है कि विखंडन की प्रक्रिया जो है वो अंतहीन प्रक्रिया है, वो अंत तक चलेगी। तो विखंडन की प्रक्रिया की एक और विशेषता है कि इसमें अंतिम अर्थ कोई भी नहीं, और इसलिए ये शाश्वत अनिश्चितता की तरफ जाता है, क्योंकि आज जो अर्थ हमारे सामने आया है वो अर्थ जो है कल नहीं भी रहेगा। उदाहरण के लिए विखंडन की प्रक्रिया को देखने के लिए हम एक कबीर का एक दोहा है, हम उसके बारे में चर्चा करके इस विखंडन की प्रक्रिया को देख सकते हैं कि किस तरह से अर्थ होता है। जिसमें से एक है दोहा कि सुखिया सब संसार है खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। अर्थात संसार सुखी है, खाता है और सोता है, और कबीर दास दुखी है क्योंकि जागते हैं और रोता है। अब यहाँ पर संसार सुखी है, सुखी क्यों है? सुखी इसलिए है कि उसको खाने पीने को मिल जाता। अगर आप खाने पीने से सुखी हैं तो कबीर के दुख का क्या कारण है? कबीर के दुख का कारण भी ये होना चाहिए कि कबीर को खाना और सोना नहीं मिल रहा, लेकिन नहीं, ये नहीं दिया उन्होंने एक दूसरी बात कही कि वो जागे और रोवे, वो जागता है और रोता है। तो अगर आप इसका एक अर्थ करते हैं तो ये करते हैं कि तुलना की गई है। इस तुलना में ये माना जाता है कि संसार की कबीर का जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति वो आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, ये भी उस पाठ का हिस्सा है। लेकिन अब उसका जब हम विखंडन करने लगते हैं तो खाने पीने मिलने से अगर आप सुखी हो, इसका मतलब आप सच्चे सुखी हो कि नहीं? क्या यही सुख है? ये प्रश्न पैदा हो गया अपने आप ही कि खाने पीने का सुख ही क्या सचमुच सुख है, या सुख कहीं और है, या सुख कहीं मिलने वाला नहीं? ये कबीर संकेतित कर देते हैं इसी पाठ के अंदर। फिर वो कहते हैं कि जागता है और रोता है, तो वो जागने पर रोता क्यों है? क्योंकि अगर आप सोते हो तो आप सुखी कैसे हो? नींद में तो आप अचेता अवस्था में चले जाते हो, आपको पता ही नहीं। तो जब आपको पता ही नहीं है तो आप उस सुख का भोग कैसे करोगे? सुख का भोग करने के लिए तो आपको जागना पड़ेगा। जागृत अवस्था में ही सुख मिल सकता है, आनंद मिल सकता है। लेकिन कबीर ने कहा कि नहीं, दुनिया तो सुखी है, सब खाती है और सोती। और अब आगे ज्यों आप आगे अर्थ करते जाते हैं तो उसका अर्थ खुलता रहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये मूर्ख है, संसार मूढ़ है, संसार अज्ञानी है, उसको पता ही नहीं है कि सच्चा सुख कहाँ है। इसलिए वो इन छोटी मोटी चीजों में सुख को ढूंढ करके और मगन है, और उसे ये जानकारी ही नहीं है कि पता नहीं क्या और चीजें हैं जिसकी मुझे खोज करनी चाहिए। आपको वो सुख की तलाश में भटक ही नहीं रहा, उसके सुख की सीमा आ गई कि खाना मिल गया, नींद आ गई, बस ये सुख की इसकी सीमा। लेकिन सुख की सीमा इससे आगे भी है, और कबीर दास उस आगे का जिक्र करना चाहते हैं। और इस पाठ के अंदर इसको आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं, इसी के अंदर कबीर दास कहते हैं। और कबीर है जो जागता है और रोता है। अब अगर आप जाग गए तो आप रो क्यों रहे हो? क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान जब प्राप्त होता है, जागने से ज्ञान प्राप्त होता है, जागना ज्ञान का अर्थ है। और अगर आप जागते हो तो आपको वस्तु स्थिति का बोध होता है। जब वस्तु स्थिति का बोध होता है, जब समझ आता है, तब आपको पता चलता है कि जिसे दुनिया सुख समझ रही वो सुख नहीं है। और उस सुख को तो मैंने देखा ही नहीं, जो परम पिता परमेश्वर से मिलने से हमें जिस सुख की, जिस आनंद की अनुभूति हो सकती है, या और कोई भी आप किसी भी अर्थ में आप इसको ले सकते हो। तो ये जो अर्थ है, इसका इतना सारा जो विखंडन का जो अर्थ है वो एक सामान्य तथ्य कथन से नहीं है। और अगर जागोगे नहीं तो आपको वो सुख भी नहीं मिलेगा, और जागोगे तब आपको अपने अभाव का पता चलता है कि आपके पास क्या नहीं है। जब तक आप सोए हो तब तक आप थोड़ी सी चीजों से संतुष्ट हो जाते हो, जागने पर आपके वो अभाव आपको चुभने लगते हैं, जो अभाव आपके भीतर है। तो इस तरह से इस द्वंद्वात्मकता के भीतर, संसार और कबीर के भीतर का जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व के भीतर जो शांत प्रकार का अर्थ छुपा हुआ था, उस अर्थ को हम विखंडन की प्रक्रिया से ही समझ सकते हैं। विखंडन की प्रक्रिया के बिना हम नहीं समझ सकते। और तब जाकर के ये होएगा कि ये सुखी का अर्थ है मूर्ख, और जबकि दूर दूर तक इस शब्द में मूर्ख का कोई अर्थ नहीं आता, मूढ़ का कोई अर्थ नहीं आता, अज्ञानी का कोई अर्थ नहीं आता। ये अर्थ विखंडन के द्वारा ही आ सकता। इसी तरह से अगर हम एक पंक्ति देखें
कि सबसे भले हैं मूढ़ जिन्हें व्यापे जगत गति। वो मूढ़ सबसे अच्छे हैं जिनको जगत की गति का बोध ही नहीं। अब ये एक जो सीधा अर्थ है, ये तो मुख्य अर्थ हुआ, लेकिन इसके भीतर जो अर्थ है, जो अन्यार्थ है, वो ये है कि मूढ़ कैसे, मूढ़ का सुख का कोई अर्थ ही नहीं। सुख बड़ा ही यहाँ आत्म केंद्रित सा भाव है, अपने के अंदर डूबा हुआ है। जब आपको पता नहीं होता है कि आपके जीवन पर खतरा है, तब आपको भय नहीं लगता, आप सुखी हैं। और जो ही आपको ज्ञान प्राप्त होता है, त्यों ही आपको जगत की गति का बोध होता है। आप संसार, जगत गति शब्द छोटा नहीं है, जगत गति बहुत बड़ा शब्द है। और इसको, लेकिन चूंकि इनको पता ही नहीं है, इसलिए जिन्हें जगत गति का बोध नहीं, वो जो है मूढ़ सबसे आराम में, और बाकी लोग सब लगे हुए हैं संसार को सुधारने के लिए, ये करने के लिए। तो ये अर्थ का जो विखंडन है, अलग अलग तरह से, अलग अलग रचनाओं के भीतर आपको देखने को मिलता है। जैसे होरी मान लीजिए गोदान के अंदर मरता है, तो जिसका एक तो ये है कि भाई होरी है, मर गया, लेकिन इसका एक और बड़ा अर्थ भी है जो विखंडन से आता है। वो ये है कि इस वर्तमान समाज व्यवस्था में किसान का कोई भविष्य नहीं है, उसे तो समाप्त हो जाना। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध में प्रेमचंद की इस रचना का जब आप विखंडन करते हैं, तो उसका एक दूसरा अर्थ आता है। ये जो विखंडन की प्रक्रिया है, इसे दरिदा ने बहुत विस्तार से समझाया। इस तरह दरिदा के अनुसार अगर हम विखंडन की प्रक्रिया के स्तरों को देखें कि किस तरह से घटित होता है, तो उसे हम कह सकते हैं कि समक्रमी रूप में ये नहीं होता, बल्कि इतिहास क्रमी रूप में विखंडन होता है। ये जो विखंडन होता है, पहले एक समय में, फिर समय के साथ उसके विखंडन का संबंध है। एक साथ सारे अर्थ उसमें नहीं आ सकते। दूसरा जो है, भिन्नार्थ को प्रजनक मानते हुए विखंडन, यानी एक अर्थ के बाद दूसरे या तीसरे या चौथे अर्थ की संभावना को पहले वाले अर्थों के भीतर से खोजना। वो जो पहला वाला अर्थ है, उस पहले वाले अर्थ को निरस्त नहीं करते हैं। अगर आप निरस्त करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि आपने विखंडन की प्रक्रिया को नहीं समझा। पहले वाला जो सामान्य अर्थ है, सबसे भले मूढ़ जिन्हें व्यापे जगत गति, इसका जो सामान्य अर्थ है ये रहेगा। उसके बाद में उसका एक दूसरा अर्थ निकलेगा, लेकिन दूसरा अर्थ निकलते समय भी जो पहला अर्थ है वो बना रहता है। इसलिए अर्थ बहुलता की तरफ संकेत करते हैं दरिदा, और ये नहीं कहते कि दूसरे अर्थ को समाप्त कर देते हैं, वो बना रहता है। और ये बना रहना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरी बात उन्होंने कही कि भाषा पाठ में शब्दों के समक्रम या इतिहास क्रम से ही प्रजनक अर्थों को प्रकट होने का मौका नहीं देना चाहिए, परंतु इससे आगे बढ़कर रिक्त स्थान से जुड़े अर्थों से भी भिन्नार्थों व अन्य अर्थों को लाना चाहिए। अब यहाँ पर दरिदा ने जो ये बात कही कि जो खाली जगह है, जो बातें नहीं कही, वो बात जिसका फंसाने में जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी। तो जो ये खाली जगह होती है पाठ में, और बहुत जगह पर खाली जगह होती है, उस खाली जगह का, उस स्पेस का भी एक अर्थ होता है, और वो भिन्नार्थ को बढ़ाता है या अर्थ को गहरा करता है, या मुख्यार्थ को ही नए ढंग से रखता है, या मुख्यार्थ का जो विरोधी अर्थ है वो कई बार न कह करके भी प्रकट होता है। अगर आप कई बार कह देने से चुप रहना ज़्यादा अर्थवान होता है, और इस चुप्पी के अर्थ को विखंडन के द्वारा ही समझा जा सकता है। तो एक प्रक्रिया जिसकी तरफ दरिदा ने जिक्र किया वो इस चुप्पी की है। इसी तरह से प्रभुत्व के आधार पर उप अर्थों की ओर ध्यान देना चाहिए। जो प्रभुत्व है, एक का प्रभुत्व है, मान लीजिए ईसाइयों का प्रभुत्व है फ्रांस में, और यहूदियों का उस समय नहीं था प्रभुत्व, वो दमित उसमें थे। तो इस दोनों के साथ में उसको जो दूसरा जो अर्थ है उसे देखने की जरूरत है। तो ये प्रभुत्व बहुत महत्वपूर्ण है, और प्रभुत्व को चुनौती देता है। भले ही वो अर्थ छोटा हो, भले ही वो दमित हो, भले ही वो कमजोर हो, भले ही वो बहुत धीरे से बोल रहा हो, समय के साथ उस विखंडन के द्वारा वो अर्थ बोलने लगता है, और वो अर्थ भी एकदम प्रभावशाली जो अर्थ है, उस प्रभावशाली अर्थ के समान ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक भाषा पाठ का अर्थ अन्य संबद्ध भाषा पाठों से उसके रिश्तों के आधार पर करना चाहिए। इसे भाषा पाठ क्षेत्र कहते हैं, जिसमें समग्र पाठ के दमन और स्थगन की संभावनाएं पैदा हो सकती। अब यहाँ पर एक और बात वो कहना चाहते हैं, सिर्फ वही भाषा पाठ नहीं है, उस भाषा पाठ के साथ में अन्य भाषा पाठ भी हैं, उनका एक संबंध है। मसलन भक्ति काल में निर्गुण भक्ति भी थी, कृष्ण भक्ति भी थी, राम भक्ति भी थी, योग मत भी था,
अनेक और सूफियों का भी साधना चल रही थी। तो अगर आप रामचरितमानस का अर्थ करते हो तो रामचरितमानस में जो कबीर के भाषा पाठ का जो अर्थ है उसके संदर्भ में आपको जोड़ करके देखने की जरूरत है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना वाला जो पाठ है वो जब आप सामने रखते हो तब आपको रामचरितमानस का अर्थ समझ में आता है, और रामचरितमानस का ये जो अर्थ है वो अन्य भाषा पाठों के साथ जोड़ करके देखने पर होता है कि किस तरह से पुराने चले आए जो पाठ है उन पाठों के संदर्भ में एक रचनाकार ने नए पाठ का निर्माण किया। अगर आप रेणु के साहित्य का अध्ययन करें तो आपको ये प्रेमचंद का संदर्भ देखना पड़ेगा कि इस तरह का वर्णन प्रेमचंद कर चुके हैं, तब आपको रेणु का महत्व समझ में आएगा कि क्यों उन्होंने एक अंचल को महत्व दिया, या रेणु के बाद अगर किसी ने कुछ लिखा है तो उसका अर्थ उस संदर्भ में आएगा। तो ये संदर्भ और वो भी अन्य पाठों का संदर्भ, ये विखंडन के लिए जानने की बहुत जरूरी है। इसलिए समग्र पाठों के क्षेत्रीय विखंडन से संस्कृति के मूल्यों के प्रभुत्व का विखंडन निकलता है। इस प्रकार अंततः मूल्य विखंडन तक पहुंचना इस प्रक्रिया का लक्ष्य है। अंततः जो पहुंचता है वो मूल्य, अच्छाई और बुराई संबंधी जो मान्यताएं हैं उनका विखंडन होता है। आप कहते हैं सदा सच बोलो, और फिर सदा सच क्यों बोलो और क्यों ना बोलो, ये जो विखंडन है वो सारी जो पश्चिम की मान्यताएं हैं उन मान्यताओं का विखंडन करना होता है, क्योंकि ये जो मूल्य होते हैं यही प्रभुत्व स्थापित करते हैं। ये प्रभुत्व स्थापित करने वाले जो मूल्य हैं इनका विखंडन करने के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल किया। फिर इसलिए एक और संभावना भी है जिसकी तरफ जिक्र करते हैं दरिदा, वो है विखंडन प्रक्रिया। जहां यह जरूरी न हो वहां समय व इतिहास को अधिमान देना चाहिए, परंतु तब उसे खुद इतिहास का ही विखंडन का आधार बनाना चाहिए। कई बार विखंडन नहीं हो पाता आपका, तो आप थोड़ा सा समय दें इतिहास को, इतिहास उसका विखंडन करके आपके सामने रचना का अर्थ ले आएगा। इस तरह दरिदा ने जो पाठ का जो अर्थ करने की पद्धति विकसित की, भले ही वो सर्व स्वीकृत नहीं हो, लेकिन सभी परवर्ती जो आलोचक है उन आलोचकों पर इसका प्रभाव पड़ा। दूसरी बात, दरिदा अपने समय के सभी बड़े विचारकों के संपर्क में थे और उनके साथ अल्थुसर से उनकी बड़ी भारी मित्रता थी, जो मार्क्सवादी संरचनावादी आलोचक चिंतक विचारक माने जाते हैं। तो अपने समय के सभी विचारकों से वो बहस की स्थिति में थे, बातचीत की स्थिति में थे, और सब जगह घूम करके विश्वविद्यालय के बड़े प्रोफेसर थे, अमेरिका के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्होंने भाषण दिया, उनकी रचनाओं को बहुत लोगों ने उद्धृत किया, बहुत लोगों ने उनकी रचनाओं को पढ़ा। तो एक तरह से एक ऐसे विचारक के रूप में दरिदा हमारे सामने आते हैं जिसको पढ़ना आज के युग के चिंतक विचारक आलोचक के लिए जरूरी है, और उसमें से कुछ ऐसे सूत्र उन्होंने हमें दिए हैं जिन सूत्रों के द्वारा हम साहित्यिक कृति का विखंडन करके उसका अर्थ कर सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि ये रचना बहुत अच्छी है, इसमें से अर्थ कैसे निकालें, ये पद्धतियां बहुत कम आलोचकों ने दी है, और जिसमें से दरिदा एक है। इसलिए दरिदा साहित्य के, कविता के पाठ के रूप में अर्थ करने की एक पद्धति विकसित करने के कारण इनका महत्व हमेशा बना रहेगा।